गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पीछे वाली क्लास में आपका 9 की जो यूनिट है वो कंप्लीट कर दी गई थी। अब आज आपका नया टॉपिक दैनिक जीवन में रसायन यूनिट नंबर 5 है, वो स्टार्ट करने जा रही है। एग्जाम में यह यूनिट 4 नंबर की पूछी जाती है और इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यूनिट की जो हेडिंग है वो है दैनिक जीवन में रसायन। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हमारी दिनचर्या में रसायन का क्या महत्व है। ठीक है, रसायन जो होते हैं वो छोटे से लेकर के बड़े तक जितने भी कार्य होते हैं वो रसायनों के द्वारा संपन्न होते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि रसायनों के बगैर जीवन शैली के बारे में या दैनिक जीवन के बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, भोजन के पाचन से लेकर के जितने भी कृषि यंत्र हैं, वैज्ञानिक उपकरण हैं, जितने भी इनसे संबंधित जो कार्य प्रणाली हैं सभी रसायनों के द्वारा संपन्न होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से रसायनों में अम्ल, क्षार और लवण हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर है एसिड, अम्ल। एसिड सबसे पहले मैं इसके गुण बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद जो परिभाषाएं हैं वो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने आधार पर प्रस्तुत की थी, जैसे ऑर्नियस है, ठीक है, ब्रोस्टेड, लोरी है। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग वैज्ञानिकों ने अम्ल, क्षार और लवण को अलग अलग तरीके से क्या किया था, परिभाषित किया था। ठीक है, तो सबसे पहले अम्ल के जो गुण होते हैं उनमें पहला गुण ये होता है कि अम्ल होते हैं स्वाद में खट्टे। अम्ल कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, क्योंकि इसका जो व्युत्पन्न शब्द है एसिड्स, उसका मतलब होता है खट्टा। लैटिन भाषा से लिया गया है, एसिड शब्द है वो क्या है, लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, अब आप समझ गए कि अम्ल होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, जैसे आपका आम है, खट्टा और मीठा दोनों है, आप इसको कौन सी श्रेणी में रख सकते हैं? आप अमूमन तौर पर देख सकते हैं यहाँ कि आम को आप जब तक वो पका नहीं है तब तक आप उसको कौन सी श्रेणी में रखेंगे, अम्ल की श्रेणी में रखेंगे। इमली है, उसको आप प्रबल अम्ल की श्रेणी में रख सकते हैं। ठीक है, एक तो होते हैं प्राकृतिक अम्ल और एक होते हैं प्रयोगशाला में बनाए जाने वाले कृत्रिम अम्ल। ठीक है, प्राकृतिक अम्ल आप मान सकते हैं जैसे नींबू है, इमली है, टमाटर है, संतरा है, ये सभी क्या होते हैं, प्राकृतिक अम्ल होते हैं। ठीक है, कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में तैयार किए जाने वाले अनेक प्रकार के आपके पास जो तत्व हैं, ठीक है, उन तत्वों को मिलाकर और एक केमिकल जो तैयार किया जाता है, उस केमिकल के द्वारा जो यौगिक बनता है उसको आप बोलेंगे क्या, प्रायोगिक अम्ल, अर्थात प्रयोगशाला में निर्मित किए जाने वाले अम्ल बोलेंगे आप उनको। एग्जाम्पल के लिए जैसे H2SO4 है, ठीक है, H2SO4 आपके पास हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया और ऑक्सीजन हो गया, इनको निश्चित अनुपात में मिला करके H2SO4 बनाया जाता है, जिसको आप कहेंगे अम्लों का राजा। ठीक है, अम्लों का राजा कौन से अम्ल को बोला जाता है, H2SO4 को बोला जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को बोला जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को गंधक का अम्ल भी बोला जाता है। ठीक है, इसको अम्लों का राजा इसलिए बोला जाता है क्योंकि प्रयोगशाला के अंदर जितने भी रिएक्शन संपादित की जाती हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसमें H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अम्ल होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लिटमस प्रकृति कैसी होती है इनके प्रति। ठीक है, लिटमस प्रकृति
लिटमस प्रकृति, देखो लिटमस प्रकृति का मतलब ये होता है कि ये लिटमस के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। ठीक है, अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को कैसा करते हैं, लाल करते हैं। अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को कैसा करते हैं, लाल कर देते हैं। ठीक है, ये लिटमस के प्रति कैसी हो गई, इसकी क्रिया हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है, जैसे सिरका है, सिरका एसिटिक अम्ल के 3 से 4% भाग को क्या बोला जाता है, सिरका बोला जाता है। हम अचार बनाते हैं, ठीक है, अचार बनाते समय कैरी जो होती है अर्थात अधपका जो आम होता है वो अपने आप में नेचुरल रूप से कैसा होता है, खट्टा होता है, लेकिन फिर भी उसको सुरक्षित रखने के लिए सिरके का उपयोग किया जाता है। सिरके का रासायनिक फॉर्मूला जो होता है वो होता है एसिटिक अम्ल के 3 से, एसिटिक अम्ल की थोड़ी मात्रा को ही क्या बोल देंगे, हमें सिरका बोल देंगे। ठीक है, तो CH3COOH, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, एसिटिक अम्ल बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास सिरका। ठीक है, तो साधारण तौर पर मैंने ये इसके क्या बताए हैं, गुण बताए हैं। इसके बाद मैं इनकी रिएक्शन बताऊंगा आपको। इसके बाद होता है क्षार, ठीक है, बेस। क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। ठीक है, क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। जैसे नीम है, करेला है, कैर है, ये सभी क्या होते हैं, क्षार होते हैं। ठीक है, अब देखिए लिटमस प्रकृति जस्ट इसके विपरीत होगी, क्योंकि अम्ल और क्षार जो होते हैं लिटमस के प्रति 2 प्रकार की क्रिया करते हैं, या तो नीले को लाल करने का काम करते हैं या लाल को फिर नीला करने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को कैसा करते हैं, नीला करते हैं। ठीक है, क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को नीला करने का कार्य करते हैं। ठीक है, इसके अंदर देखिए, जैसे मैं आपको बता देता हूं, आप क्षार देखेंगे, क्षार देखेंगे तो यहां आ जाएगा आपके पास NaOH हो गए, ये प्रायोगिक है, ये क्या है, प्रायोगिक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NaOH हो गया, KOH हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी बोल सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हो गया, MgOH, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, आप इनको क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। इसी क्रम में आप अगर यहाँ अम्ल का लेकर के चले तो हो जाएगा आपके पास HCl हो गया, जो किसमें पाया जाता है, जठर रस के अंदर पाया जाता है। जठर रस कहाँ होता है, जठर रस होता है जठर ग्रंथियों के अंदर, उदर के अंदर जठर निर्गमी भाग होता है और वहां जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसमें मैंने आपको यूनिट नंबर 2 में, लेसन नंबर 2 में बताया था, जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी, छोटी आंत, उसके अंदर मैंने आपको बताया था HCl के बारे में। ठीक है, कि उदर के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो होता है अत्यधिक मात्रा में, किसका प्रयोग किया जाता है, अगर शरीर के अंदर इसकी अधिक मात्रा हो गई तो इसको उदासीन करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या होता है कि ये आपस में अपने जो प्रभाव होते हैं वो नष्ट करके और उदासीन प्रकृति के हो जाते हैं।
HCl हो गया। उसी प्रकार से आपके पास HNO3 हो गया। ठीक है, क्या हो गया? HNO3 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये दोनों जो अम्ल हैं प्रबल अम्ल की श्रेणी के अंदर आते हैं। ठीक है, अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो ये आता है प्रबल अम्ल की श्रेणी में। ठीक है, प्रबल अम्ल की श्रेणी के अंदर आता है ये। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि इससे रॉयल जल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? रॉयल जल बनाया जाता है। ठीक है, जिसको आप बोल सकते हैं एक्वा रेजिया। क्या बोल सकते हैं? एक्वा रेजिया बोला जा सकता है, जिसका उपयोग सोना, चांदी तथा प्लेटिनम जैसी कठोर धातुओं को पिघलाने में किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे आप सुनार की दुकान पे गए, सुनार की दुकान पर जाकर के आपने एक प्लास्टिक का जो टब है, उस प्लास्टिक के टब में कुछ द्रव्य आप देखते हैं। जैसे ही आप अपने आभूषण को उसके पास साफ या स्वच्छ करवाने के लिए लेकर के जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि चांदी जो है उसके अंदर काले रंग की परत जमा हो जाती है। ठीक है, काले रंग की परत जमा हो जाती है। उस काले रंग की परत को आप लेकर के जाएंगे कहां? सुनार के पास, और वो इसके अंदर डालेगा। इसके अंदर रॉयल जल में, रॉयल जल में डालेगा तो इसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि इन धातुओं को आसानी से पिघल सकता है। ठीक है, तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल के ताजा मिश्रण को ही क्या बोला जाता है? एक्वा रेजिया बोला जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अनुपात HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के ताजा मिश्रण को ही क्या बोला जाता है? एक्वा रेजिया बोला जाता है। ये 3:1 में होता है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर 75% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है और एक 25% जो होता है वो क्या डाला जाता है? नाइट्रिक अम्ल डाला जाता है। ठीक है, तो एग्जांपल समझे, HCl होता है, HNO3 होता है, H2SO4 होता है। ठीक है, CH3COOH होता है, H3CO, H3PO4 होता है, फार्मिक एसिड होता है, C3H5COOH होता है। इस प्रकार से ये क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। ठीक है, लिटमस के प्रति मैंने आपको क्रिया बता दी है कि ये लाल लिटमस पत्र को कैसा करता है? नीला करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास क्षार। तीसरा जो होता है वो होता है लवण, क्षार। ठीक है, तीसरा जो होता है आपके पास वो होता है लवण। अब लवण जो है वो इन दोनों की रिएक्शन के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, इन दोनों की रिएक्शन के द्वारा क्या किया जाता है? लवण तैयार किया जाता है। जैसे अम्ल व क्षार परस्पर अभिक्रिया करके, अम्ल व क्षार परस्पर अभिक्रिया करके अपने अपने गुण नष्ट कर लेते हैं, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसके अंदर क्या बनता है? इसके अंदर आपके पास सोडियम क्लोराइड और जल है उसका निर्माण होता है। रिएक्शन के द्वारा मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आप लेंगे HCl ले लिया, पर्पल अम्ल ले लिया, प्लस पर्पल ही आप क्षार लेंगे। ठीक है, पर्पल क्या लेंगे? आप क्षार लेंगे। पर्पल क्षार में होता है NaOH, NaOH, जिसका pH मान कितना होता है? जिसका pH मान होता है 14।
पीएच मान कितना होता है 14 होता है। मैंने आपको बताया था पीएच मान में, आपको पहले वाली क्लास में बता दिया गया है कि पीएच मापी के अंदर 1 से लेकर के और कितने तक मान होते हैं 14 तक मान होते हैं। ठीक है, कितने तक मान होते हैं 1 से लेकर के 14 तक मान होते हैं। 1 से लेकर के 6.9 तक का जो मान होता है वो होता है आपके पास एसिड। ठीक है, और 7 वाला जो मान होता है वो होता है उदासीन। कैसा होता है? उदासीन होता है। और 7.1 से लेकर के 14 तक मान जो होता है वो होता है आपके पास बेस यानी कि क्षार। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब आपके पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH का आपको बता दिया गया है कितना है पीएच मान 14 है। NaOH की रिएक्शन आप इसके साथ करवाएंगे, NaOH की रिएक्शन आपने करवा ली। ठीक है, NaOH की रिएक्शन आप करवाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास यह बनेगा सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम क्लोराइड हो गया प्लस आपके पास हो गया जल H2O। क्या हो गया? जल हो गया H2O। ठीक है, अब देखिए आपके पास HCl जो होता है वो प्रबल अम्ल होता है जिसका पीएच मान होता है लगभग 1.2। कितना होता है? 1.2 होता है। और जस्ट इसके विपरीत आता है नींबू का। नींबू का जो रस होता है उसका पीएच मान होता है 2.1। ठीक है, नींबू का जो रस है उसका 2.1 और HCl का जो होता है उसका होता है 1.2। इसकी रिएक्शन आपने करवाई है किसके साथ? NaOH के साथ, जिसका पीएच मान कितना होता है 14 होता है। ठीक है, यहाँ ये प्रबल अम्ल है, यहाँ ये प्रबल क्षार है, यहाँ आपके पास होगा प्रबल लवण। क्या हो जाएगा? प्रबल लवण हो जाएगा। साधारण नमक है, साधारण नमक होता है वो क्या होता है? प्रबल क्षार होता, सॉरी प्रबल लवण होता है। ठीक है, इसका पीएच मान जो होता है वो प्रबल की श्रेणी के अंदर आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास अम्ल, क्षार और लवण। इसको आप उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास साधारण तौर पर अम्ल, क्षार और लवण के बारे में मैंने आपको बताया है। अब आगे वाला जो टॉपिक है आपका वो है इनकी रिएक्शन। अलग अलग वैज्ञानिकों ने इनके बारे में अलग अलग मत प्रस्तुत किए थे, जिसमें से पहला जो पार्ट है वो है अम्ल के लिए ओरेनियस की परिभाषा। ठीक है, ओरेनियस के अनुसार अम्ल है क्षार। ओरेनियस के अनुसार अम्ल है क्षार। ओरेनियस के अनुसार अम्ल है क्षार। ठीक है, तो देखो ओरेनियस ने क्या बताया था कि ओरेनियस के अनुसार अधिक मात्रा में H+ आयन देने वाले जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। ये उसने बताया था, लेकिन आपको विशेष बात ध्यान में रखनी है कि इनका जो तनुकरण होता है, इनका जो तनुकरण होता है वो होता है लिक्विड के अंदर, लिक्विड अवस्था के अंदर होता है जल में।
ठीक है, लिक्विड अवस्था में किसमें होता है, जल में होता है। ठीक है, तो ओर्नियस के अनुसार वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, देखो ओर्नियस के अनुसार HCl हो गया, HCl को आप पानी में मिलाएंगे। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि आप इसके साथ लेंगे यहाँ H2O। क्या लेंगे, H2O। H2O होगा, किसका कार्य करेगा, यहाँ उत्प्रेरक का कार्य करेगा। ठीक है, उत्प्रेरक का कार्य करेगा। उत्प्रेरक क्या होते हैं आपको पता है, मैंने आपको बता दिया गया है। उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं अभिक्रिया को भिन्न दर से आगे बढ़ाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। और स्वयं होते हैं अपरिवर्तित, खुद में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि उत्प्रेरक के रूप में ताप है, दाब है, इसका प्रयोग किया जाता है साधारण तौर पर। ठीक है, तो आ जाएगा आपके पास यहाँ HCl H+Cla-, H+ आ गया और Cla- आ गया। अब ये आपके पास जो का त्यों हो गया ना, तो यहाँ आप क्या लेकर के चलेंगे, ओर्नियस के अनुसार H3O+ Cla-। ठीक है, H3O+ से प्लस Cla-। ठीक है, ये चिन्ह जो होता है वो होता है आयनिक। ठीक है, ये चिन्ह जो होता है आयनिक चिन्ह होता है, और ये जो होता है वो होता है संयोजक। ये चिन्ह क्या होता है, संयोजक चिन्ह होता है। ठीक है, अब देखो इसको, जैसे ये जो होता है इसको बोला जाता है हाइड्रोजन आयन। क्या बोला जाता है, H+ H3O+ OH-। ये 3 आयन हो गए आपके पास। ठीक है, ये 3 आयन हो गए आपके पास। ठीक है, इसको बोला जाता है हाइड्रोजन आयन। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन आयन बोला जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन। इसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोनियम आयन बोला जाता है। इसको हाइड्रोनियम आयन बोलेंगे, और इसको बोला जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन। इसको क्या बोला जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन बोला जाएगा। ये 3 प्रकार के आयन होते हैं, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। 3 प्रकार के आयन हो गए। ठीक है, अब देखो आपके पास ये होता है आयनिक जल। H+ जो होता है वो होता है आयनिक जल। इसको आप बोल सकते हैं आयनिक जल। क्या बोल सकते हैं, आयनिक जल बोला जा सकता है। इसको आप बोलेंगे अनआयनित जल। इसको क्या बोलेंगे आप, अनआयनित जल बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे अनआयनित जल। ठीक है, तो ये चीज समझ गए ना, इसको आयनिक जल बोला जाता है और इसको अनआयनित जल बोला जाता है। तो अपने जलीय विलयन में अधिक मात्रा में H+ आयन देने वाले जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया आपके पास। एक और एग्जाम्पल बता देता हूं आपको, HNO3 यहाँ H2O ले लिया, एक ही बात है। आप उत्प्रेरक को
करने का मतलब समझते हैं, ये होता है कि अम्ल में जब जल मिलाया जाता है, अम्ल में जब जल मिलाया जाता है तो अम्ल की जो सांद्रता है उसके प्रति इकाई आयतन में क्या होती है, कमी होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए आप एक गिलास दूध ले रहे हैं, ठीक है, ये गिलास दूध ले लिया आपने, ठीक है, अब आप एक गिलास ही पानी का ले रहे हैं, ठीक है, अब आप इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर जो होता है वो 100% प्योर दूध होता है ना। जैसे ही आप इसमें पानी मिलाते जाएंगे तो दूध की प्रतिशत मात्रा में कमी होती जाएगी और पानी की प्रतिशत मात्रा में क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी, ठीक है। तो अम्ल को तनुकृत करते हैं तो उसकी सांद्रता में प्रति एकांक इकाई आयतन में क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। तो अम्ल को तनुकृत करते समय हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में क्या परिवर्तन होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। वार्षिक एग्जाम 2014 और 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अम्ल को तनुकृत करते समय हाइड्रोजन आयन अर्थात H+ आयन की सांद्रता में क्या परिवर्तन होता है। छोटा क्वेश्चन इसमें से ये पूछा जाता है, ठीक है। तो आंसर आपको लिखना है कि अम्ल को तनुकृत करते समय हाइड्रोजन आयन की सांद्रता प्रति एकांक आयतन कम होती जाती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि H की सांद्रता तो कम होगी और H3O की सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। H+ आयन की सांद्रता में कमी होगी और H3O+ आयन की सांद्रता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि ये तो होता है आयनित और ये होता है अनायनित, ठीक है। ये आ गया आपके पास। और एग्जाम्पल बता देता हूं आपको, जैसे H2SO4 प्लस H2O हो गया। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ये आ गया आपके पास। जैसे आपके पास है, आप इसको करेंगे, यहां तक आप कर रहे हैं, करें ना, H+ SO4 माइनस आ गया। सेकेंड रिएक्शन H+ SO4 माइनस प्लस H2O लेके तो आपके पास बनेगा H3O प्लस SO4 माइनस, ये सल्फेट आयन निकलेगा आपके पास, ठीक है। SO4 सल्फेट आयन है, वो क्या है, यहाँ से सेकेंड उत्पाद के रूप में यहाँ से क्या है, बाहर वियोजित हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये बन रहा है अम्ल का क्या है कि रिएक्शन बन रही है, ठीक है। HCl की बता दी है, HNO3 की बता दी है और H2SO4 की बता दी है। तो ये आपको ये समझना है कि अपने जलीय विलयन में आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है, जब H+ की सांद्रता में कमी होगी तो H3O+ की सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि होगी, समझ गए। अगर H3O+ की सांद्रता में कमी होगी तो H+ आयन की सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि होगी, समझ गए ना। दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है, दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। H+ आयन की सांद्रता घटेगी तो H3O+ की क्या है, बढ़ेगी, H3O+ की बढ़ेगी तो H+ की है वो क्या है, घटेगी, ठीक है। इसके बाद आपका एसिटिक अम्ल आता है, ठीक है। एसिटिक अम्ल हार्मिक अम्ल होता है जो चिट्टी के डंक में पाया जाता है, ठीक है। तो अम्ल हाइड्रोजन आयन